Signature Global has become a force to reckon with in the real estate sector of NCR or National Capital Region. They've set new benchmarks when it comes to quality-driven and sustainable projects. They've redefined the skylines of Gurgaon and beyond. In 10 years since inception, they are now ranked amongst the top 10 developers of India. Let's go and find out more on how have they accomplished this. A very warm welcome to all of you for joining me today. I'm Manisha Natarajan, and I'm in a very special conversation with the driving force behind Signature Global, the founder and chairman, Mr. Pradeep Kumar Agarwal. Not only has he driven all the innovations, but he's brought in top investors and also customers. There's a queue outside his projects. In fact, today we're going to dive into his vision and how he proposes to take Signature Global more sustainable, quality-driven, tech-driven, and of course, what is the journey and vision ahead. Mr. Agarwal, thank you very much for joining me. So congratulations, 10 years. अब ये पूरे 10 साल में सर उतार चढ़ाव दोनों हुए होंगे, ups and downs. Run us through some of the milestones and some of those critical moments of your journey. Right. So thanks Manisha जी. देखिए सिग्नेचर ग्लोबल की जर्नी में बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन रहे जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे लगता है कि बहुत टाइम पहले की जानी चाहिए थी. शायद मुझे लगता है हमारे आने के बाद शायद वो चीज़ें हुई. सो हमें एक ये लर्निंग का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं गेन हुआ. सिग्नेचर ग्लोबल का जो स्टार्ट रहा, एक जो विज़न रहा, वो ये रहा कि हाउसिंग फॉर ऑल, कि कैसे हर परिवार को एक घर दिया जाए. आप ये देखिए 2014 में जब इस कंपनी को हमने शुरू किया तो थॉट प्रोसेस उस दिन भी बहुत क्लियर था कि ऑफ कोर्स आप अपने लिए चॉइस कर सकते थे कि आप किसी लग्जरी हाउसिंग को वेरी फर्स्ट डे से डिसाइड करते कंपनी के लिए, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पर होते हैं. इसके बावजूद भी शायद ये एक चैलेंजिंग जॉब थी. उसके बावजूद हमें लगा कि एक ऐसा एरिया है जिसकी इस देश में बहुत डिमांड है. आप ये देखिए जिस देश की पॉपुलेशन में 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन को अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग घर चाहिए, वहाँ पर जो 5% बैलेंस है उसके लिए 95% डेवलपर काम कर रहे हैं. सो एरिया में जो स्कोप था वो बहुत ज़्यादा था. इसी थॉट प्रोसेस को बनाते हुए हमने डिसाइड किया कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग से अपनी शुरुआत करेंगे. और आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाले की शायद यही इच्छा थी कि ये वाला जो काम है ये आपको करना है. एंड उसी वक्त वो जो ट्रेन थी वो चली और हम उस ट्रेन के अंदर कहीं ना कहीं इस विज़न को लेकर सवार हो गए. आप ये देखिए जब प्रधानमंत्री जी 2015 में अगर उनके मिशन देखें, स्टार्टिंग मिशन जो एजेंडास थे, उनमें हाउसिंग फॉर ऑल सबसे पहले मिशन में था. और कहीं ना कहीं उसने हमें बहुत सपोर्ट किया. आप ये देखिए लास्ट अगर 2014 से 2020 तक का जो टाइम साइकिल अगर मैं कहूँ आपको, तो लगभग 21 प्रोजेक्ट्स हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में लॉन्च किए, जिसमें 18,500 से ज़्यादा यूनिट हमने लोगों को दी. सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री का एक है जो मैंने समझा है, एग्जीक्यूशन. बिल्कुल. और ऑफ कोर्स हमारे सामने भी वो चैलेंज आया, क्योंकि सेल जो है वो मुझे नहीं लगा कहीं पे भी चैलेंज है. वेरी फर्स्ट डे से डिमांड बहुत ज़्यादा थी इस सेगमेंट के अंदर, लेकिन क्योंकि हम बहुत न्यू थे इस इंडस्ट्री के अंदर, जो बैकग्राउंड रहा हम लोगों का वो कैपिटल मार्केट से रहा. लगभग 22-23 साल हमने कैपिटल मार्केट में काम किया है. तो ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडस्ट्री, कोई आपस में मैच नहीं है उन दोनों का. उसके बावजूद भी हमने कठिन इंडस्ट्री है, इतनी इजी भी नहीं है रियल एस्टेट. बिल्कुल आपने ठीक कहा, इजी नहीं है, इसीलिए ये बहुत सीरियस बिजनेस है
और सीरियस प्लेयर्स ही इसके अंदर होने चाहिए। इस इंडस्ट्री ने जो सफ़र किया है आज तक, मुझे लगता है उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं ये रहा कि लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। अदरवाइज आज आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे होम बायर्स हैं जिन्होंने अपनी हार्ड एंड मनी डेवलपर्स को दी और उसके बावजूद आज तक वो घर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप सीखते हैं किन्हीं चीज़ों से, और हम बहुत क्विक लर्नर भी हैं इस मामले में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कैपिटल मार्केट के अंदर जिसमें इतना उतार चढ़ाव रहता है, उस इंडस्ट्री के अंदर अगर हमने काम नहीं किया है तो कुछ चीज़ें हमने ज़रूर वहाँ से कैरी की, जिसमें एक तो कॉर्पोरेट कल्चर वो हमने कैरी किया, क्योंकि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए आपके यहाँ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए मुझे लगता है अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कभी एग्जीक्यूशन भी हो सकता है। एग्जीक्यूशन भी हो सकता है। तो देखिए उस वक्त क्या हुआ कि हम सब कुछ कर पा रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन की नॉलेज हमें भी नहीं थी। लेकिन अगर आप 2014 का टाइम याद करें तो उस वक्त जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स थे सभी स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे में हमें काफ़ी अच्छी जो टीम बिल्डिंग का एक मौका मिला, बेस्ट टैलेंट जो था वो अवेलेबल था और हमने उसको ऑनबोर्ड किया। और एक ये भी माना जाता है कि आप मतलब जो टाइमिंग थी वो इंडस्ट्री की वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट था, तो उस टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए थी, इतना इजी नहीं था। सो देखिए कुछ एक्सपीरियंसेस जो बैक के होते हैं वो आपको काम में आते हैं। हाँ। मैंने 1992 में जब शेयर मार्केट में काम शुरू किया, कैपिटल मार्केट में, तो हर्षद मेहता का जो पूरा एपिसोड था उस वक्त बिल्कुल कोलैप्स हुआ था। कोई भी आदमी शेयर मार्केट को पसंद नहीं करता था। इवन मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज था कि उस वक्त जब पूरी की पूरी शेयर मार्केट में कोई बात भी नहीं करना चाहता है, तब आप शेयर मार्केट में काम करने के लिए उतर रहे हैं उस वक्त। लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और ये चीज़ हमें रिपीट हुई फिर से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2014 में अगर हमारी जगह कोई और होता तो शायद वो कहता नहीं करता कि अभी रुकना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम, कुछ टाइम ठीक होगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन देखिए जब भी कोई ऐसा टाइम होता है तो एक तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, दूसरा बहुत सारे ऐसी केस स्टडी आपको मिलते हैं जो जिनके ऊपर आप अपनी जो थ्योरीज हैं उनको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए, बहुत बहुत बड़े काम किए। एंड आप ये देखिए 2005-6 से लेके जो लास्ट 10 से 15 साल में डेवलपर रहे हैं, वैसे डेवलपर्स दोबारा बनने के लिए फिर से डिकेड लगेंगे, लेकिन उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ था कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत सीरियस है, ये ट्रेडिंग की तरह नहीं है, क्योंकि सिर्फ सेल नहीं करना है, एग्जीक्यूट करना है। और मुझे लगता है एग्जीक्यूशन जो है वो हमने कहीं ना कहीं बहुत सीरियसली लिया। हमने वेरी फर्स्ट डे से आप देखिए जितनी सोसाइटीज़ अपनी बनाई हैं, मोस्टली सोसाइटीज़ जो एल्युमिनियम फोम शटरिंग है, जो नॉर्मली आप देखें सिंगापुर चाइना में यूज़ होती है, उसको मलेशिया और साउथ कोरिया से हमने इंपोर्ट किया 2014 में। जिस वक्त एक अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो लगभग उसका जो कैपेक्स था शटरिंग का लगभग 20 करोड़ रुपए था, और जहां टोटल लैंड की कीमत ही 50 करोड़ रुपए होती थी। लेकिन हमने कहा नहीं, क्वालिटी बनानी है जिससे लोगों का ये फेथ जो है ये ना टूटे कि सिर्फ और सिर्फ रेट कम होने की वजह से क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिलीवरी, एग्जीक्यूशन with quality and affordable housing. तो मतलब 4-5 चीज़ें थी which came together for you and they have made Signature Global now amongst the top 10 real estate companies of the country. Let me move to the second aspect of it from corporate governance and your experience in the capital markets, Pradeep ji. IPO को देखिए क्या successful IPO रहा है और investors ने भी बहुत पैसा बनाया, and I think it was easy for you to go IPO because you already had the DNA of corporate governance within the company, so it was not very difficult. IPO के बाद क्या चेंज हुआ है? So देखिए ये केवल IPO के बाद चेंज नहीं हुआ है, इंसेप्शन ऑफ द कंपनी से ही ये चेंजेस चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2015 की बात करूं, हमने 2014 में कंपनी को शुरू किया, 2015 में ICICI प्रूडेंशियल
उसको हमने ऑनबोर्ड किया। आज जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए पैसा लेना अलग बात है। अगर आप किसी वैलिड इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रहे हैं तो आपके पूरे ड्यू डिलिजेंस करेगा, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको चेक करेगा, जब भी आपको वो फंड देगा। हमने पहला जो हमारा डिसबर्समेंट था वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल से था, एंड ये 2015 में। ये 2015 में। So within a year you were Within able a to year. bring ICICI At- Prudential. right. That's एंड great. 2016 में इंस्टीट्यूशन लाइक केकेआर, सो अभी देखिए बहुत हार्ड इंस्टीट्यूशन है, टफ। एंड आप देखिए हमने एज ए चैलेंज लिया उसे, क्योंकि हमें लगता था कि हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत क्लियर हैं, सो हमें इन्हें ऑन बोर्ड करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्रांड एक्विटी भी आपकी बनती है इसको लेके। लोग आपको बाजार में रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस इनको पैसा दे रही हैं, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ वर्थ है। एंड 2017 के अंदर जो HDFC का अफोर्डेबल हाउसिंग फंड था, जो उन्होंने आरडीआ के साथ प्लेटफॉर्म बनाया, उसका जो पहला डिसबर्समेंट था वो उन्होंने हमें किया। Arey, for Vipul Rungta, Signature Global is his, let's say, the crown of his investments. Right. सो आप ये देखिए, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लर्न कराती हैं, और हमारे लिए कहीं ना कहीं पूरा टर्न अराउंड हुआ जब 2019 में IFC, जो वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी है, उसने कंपनी में इक्विटी किया। सो आप ये देखिए, ये सारे हमारे अचीवमेंट थे जो बिफोर IPO थे। ऑफ कोर्स IPO एक हमारा माइलस्टोन था, और किसी भी कंपनी का होता है कि IPO करना है, लिस्टेड होना है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या थी कि दिल्ली NCR से लगभग 16 से 17 साल के बाद कोई एक ऐसी कंपनी थी जो IPO के लिए गई थी। बिल्कुल। एंड सक्सेसफुली इसने IPO किया। आप ये देखिए, लगभग 12 टाइम ओवर सब्सक्राइब हमारा IPO हुआ। अगर एक नंबर मैं देखूं तो लास्ट के जो 3 IPOs गए हैं उससे पहले के, वो चाहे जो भी एरियाज के थे इंडिया में से, उन सारों का भी मिला के जो टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन था वो लगभग 6 से 7 टाइम था। एंड सिग्नेचर ग्लोबल ने 12 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन किया। Hold your thought, Mr. Agarwal. I have many more questions to ask you, but we're going to take a very short break and come back and keep this interesting conversation going on the journey of Signature Global and the vision and plans ahead. Stay with me. Welcome back. You're watching a special conversation with the founder and chairman of Signature Global, Mr. Pradeep Kumar Agarwal. And of course, right before the break, we've discussed a lot of important things, including their landmark 10-year journey and of course their IPO. And I have more questions. Mr. Agarwal, let me move on. ये तो हुई आप IPO की बात। आपने कहा पहले ही इतने बढ़िया इन्वेस्टर्स आ गए थे, क्वालिटी बढ़िया। IPO was literally a turning point for the sector and oversubscription. Let's move on to, you have moved, we've covered the affordable story, we've covered the mid-segment story. Now let's come to the fact that you're moving to premium and you're also moving to luxury, right at the top, right? It's a wonderful journey, but now how are you differentiating your product in the current set of projects that you have currently? And of course, we will talk about future ones as well. सो मनीषा जी, एक चीज़ आप नोटिस करें, पूरी हमारी जर्नी में हमने हर प्रोडक्ट को परफेक्शन वे में किया है। यानी अगर अफोर्डेबल हाउसिंग किया तो परफेक्ट किया उसे, इतने सारे यूनिट बनाए कि उसकी एक एक माइन्यूट से माइन्यूट जितनी चीज़ें होती हैं हम बहुत डिटेल में गए। मिड इनकम भी अगर हमने किया, इतने सारे यूनिट बनाए कि उसके अंदर जितने भी उसके इफ़ एंड बट, जो प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, सारे के सारे आपने ऑन बोर्ड कर लिए। ऑफ कोर्स हमें लगा कि अब प्रीमियम सेगमेंट हमारे लिए एक ऐसा सेगमेंट है जिसको अगर हम माइन करें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डिमांड वहाँ से दिखाई दे सकती है। जो मार्केट में ऑलरेडी आप देखें तो डिमांड एक बनी हुई थी। सो हमारे लिए ऐसा कोई चैलेंज भी नहीं था, क्योंकि कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है। आज आप देखिए कि मार्केट कैप जो है कंपनी की लगभग 20,000 करोड़ के नियर अबाउट मार्केट कैप है कंपनी की। सो ऐसे में कोई भी इस तरीके का डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन वैल्यू सेम चल रही थी कि आप कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो वो वैल्यू फॉर द मनी होनी चाहिए। ये सिग्नेचर ग्लोबल का मेन एम है। कोई भी प्रोडक्ट आप सिर्फ इस बेसिस पे नहीं दे सकते कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है इसलिए आप प्राइस ज़्यादा ग्रैब कर लें। एंड ये बात लोगों को पसंद आई। हमने द्वारका एक्सप्रेस वे पर डीलक्स DXP के नाम से अपना एक सेक्टर 37D में
प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पहला प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट था हमारा, लगभग 1100 यूनिट हमारे पास उसमें थी। एंड कमाल ये था कि जैसे हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में 1000 फ्लैट के अगेंस्ट 5000 एप्लीकेशन रिसीव की थी, सेम पैटर्न यहाँ पर हमें दिखाई दिया। 1100 फ्लैट्स के अगेंस्ट लगभग 5500 एप्लीकेशंस लोगों ने अफोर्डेबल की तरह हमें यहाँ दी। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि अगर आप राइट प्रोडक्ट, राइट लोकेशन और राइट प्राइस की स्ट्रेटजी पर चल रहे हो तो आपके कस्टमर जहाँ पे भी हों वो आप तक पहुँच जाए। पहली बार मैं सुन रही हूँ कि लग्जरी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए कोई डेवलपर वैल्यू फॉर मनी बोल रहा है। सो दीज आर टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स, अदरवाइज नहीं तो सब बोलते हैं बिस्पोक प्रोडक्ट है, आप कह रहे हैं मैं लग्जरी कर रहा हूँ लेकिन मैं वैल्यू फॉर मनी जो मेरा कोर है उससे मैं नहीं हिलूंगा। मैं गई थी जब आपका अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट देखने और मैं उसको सस्टेनेबिलिटी के मापदंड से देख रही थी कि 24-25 लाख के प्रोजेक्ट में, मतलब यूनिट साइज आपकी उस टाइम 24-25 लाख उससे कम ही थी, कुछ उससे भी कम थे, उसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे सब कुछ था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी, वेस्ट सेग्रीगेशन, डिस्पोजल, जो बेसिक जो होती है, ग्रीन एरियाज, ओपन, वो तो उस अफोर्डेबल हाउसिंग में था। बट नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक द सस्टेनेबिलिटी बेंचमार्क्स मच हायर, लुकिंग एट व्हाट्स हैपनिंग टू आवर सिटीज एंड आवर global warming of the planet. How are you going to change that? You need to set benchmarks in sustainability and that is my personal request. So, देखिए मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी नीड है, पूरे नेशन की नीड है और हर डेवलपर की नीड है। क्योंकि केवल डेवलपमेंट करना बड़ी बात नहीं है, उन बिल्डिंग्स को, उन डेवलपमेंट को इस तरीके से बनाना कि जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म ना हो। सिर्फ पैसा कमाना मोटिव हो तो ठीक है, आप बना सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप बना रहे हैं, ठीक है, आपको क्या मतलब है, लेकिन आप हालत देखिए दिल्ली की, दिल्ली एनसीआर की, आज पॉल्यूशन लेवल कहाँ पहुँच गया। तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप खुद से शुरुआत करें तो लोग आपको देख के शुरुआत करते हैं। जब पहली बार हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेने के लिए डिसाइड किया तो बहुत सारे लोग सरप्राइज थे कि ये इनको क्या हो गया है, ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन हम बहुत क्लियर थे कि ये कोई 1-2 हज़ार घर नहीं बनने वाले हैं, ये लाखों घर बनने वाले हैं। तो अगर हम इसमें ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आएं तो हमें क्या इम्पैक्ट होगा। जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि हमें ये करना है। आप ये देखिए आज की डेट में जो कस्टमर है उसका वे चेंज हो गया है। अभी वो पूछता है ये जो बिल्डिंग है आपकी, ये क्या IGBC गोल्ड रेटेड है, एस सर्टिफाइड है, क्योंकि उसको मीनिंग समझ आ गया कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होती क्या है, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो अल्टीमेट मुझे लगता है ये हम सब की जिम्मेवारी है। देखिए पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, वो कम ज़्यादा 2% इधर उधर सभी लोग कमा ही लेंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले हम इस देश के कहीं ना कहीं सिटीजन हैं और आने वाली जो जनरेशन है उनको हम क्या देना चाहते हैं ये डिसाइड हम आज करें। चलिए बात करते हैं कि आप जो है नेक्स्ट क्या करेंगे। सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ऑल ऑफ गुड़गांव नाउ, इंक्लूडिंग Sona Road, Dwarka Expressway, main Gurgaon. What next? Will you go beyond NCR market? Will you go within NCR market to Noida? There is Jewar coming up. Plans क्या है? So देखिए दिल्ली NCR बहुत बड़ी मार्केट है। मुझे लगता है थोड़ा सा आज जो एज है वो गुरुग्राम के पास ज़्यादा है। कहीं ना कहीं गुरुग्राम CBD बन गया है। बेस्ट ग्लोबल स्पेस यहाँ पर हैं। 500 फॉर्चून कंपनीज में से 350 के ऑफिसेज यहाँ पर हैं। बेस्ट हेल्थ केयर है, बेस्ट IB स्कूल्स यहाँ हैं, एंड जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है उससे मुझे लगता है आने वाले वक्त में और भी बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर होगी। सो हमारे लिए गुरुग्राम ऑफ कोर्स कोर एरिया रहेगा, फ्यूचर में भी रहने वाला है। अभी अगर मैं बात करूँ तो लगभग कंपनी के पास 30 मिलियन से ज़्यादा अभी जो फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो गुरुग्राम में हैं।
गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम, लाइक आपने जैसे सोना रीजन की बात की, तो ये इमर्जिंग मार्केट है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। राजीव चौक से जो सोना का पहले ट्रैवल टाइम था वो लगभग 45 मिनट का था, जो अभी 10 से 11 मिनट का रह गया। तो ऐसे में ऑफ कोर्स अगर आप सोना रोड पर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो लगभग 20,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो वो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट होता है, और जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, ऑफ कोर्स उनको चॉइस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर ग्रोथ भी होगी तो उन एरियाज़ में ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि लैंड जो प्राइजेज़ हैं गुरुग्राम में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। उन एरियाज़ में आज भी लैंड की अवेलेबिलिटी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। ऑफ कोर्स एनसीआर में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो नोएडा, क्योंकि किसी भी डेवलपर का पूरी जो एक जर्नी है दिल्ली एनसीआर की जब भी कंप्लीट होती है जब वो गुरुग्राम और नोएडा इन दोनों जगह अपने प्रोजेक्ट कर ले। बिल्कुल। तो आई होप कि आने वाले वक्त में ज़रूर हम आपको ऐसी न्यूज़ देंगे जिसमें नोएडा और जैसे आपने कहा कि जेवर के आसपास काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हलचल है। ग्रेटर नोएडा भी बहुत अच्छा एक सेगमेंट बना हुआ है, सो ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक सेगमेंट इसमें एरिया और ऐड करना चाहूँगा। जो दिल्ली है उस दिल्ली को वो कहीं ना कहीं अनटच्ड है। बिल्कुल, आप ये देखिए, किसी ने हमारी दिल्ली को भी देखा। राइट। तो दिल्ली के अंदर क्या है, आज की डेट में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया जा सके, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। अगर आप बाहरी दिल्ली की बात करें, जितना भी एरिया ये जो लैंड पूलिंग के अंदर अभी कहीं ना कहीं पॉलिसीज मैटर के बीच में रुका हुआ है, आने वाले वक्त में इनका सोल्यूशन होगा। We hope so, sir. Fingers crossed करके Fingers बैठे हैं, crossed। because Delhi has lost out to Gurugram and Noida. अब तो खैर एक रीजन ही बन गया है, but there is so much potential. Delhi Master Plan 2041, लैंड पूलिंग, दोनों पॉलिसीज अगर निकल जाए जल्द से जल्द तो गेम चेंजर हो जाएगी। बिल्कुल गेम चेंजर बनेगा ऑफ कोर्स, और सिग्नेचर ग्लोबल के लिए गेम चेंजर बनेगा। So 10 years, exceptional professional journey. The industry is, especially NCR market, has got a credible real estate developer to give them homes in. Personally, what has been the most satisfying part or aspect of building Signature Global? देखिए, मेरे नज़रिए से अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि जब आपको लोग इस तरीके से देखते हैं कि यस ये वो पर्सन है या ये वो कंपनी है जो कह रही है वो पूरा कर देगी, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। आज जब आप ऑफिस से घर जाते हैं तो ये देखकर जाते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके ऊपर फेथ किया हुआ है। वो सिर्फ इस उम्मीद में रुके हुए हैं कि जैसे मैं अपने घर में जाकर सो रहा हूँ, ऐसे एक दिन उनको भी उनका घर मिल जाएगा और वो भी आराम से वैसे ही सोने वाले हैं। आई बिलीव कि शायद जो उम्मीदें उन्होंने मुझसे लगाई हैं वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। और आपके माध्यम से ये भी मैं ज़रूर कहूँगा, आपने अगर सिग्नेचर ग्लोबल में कोई भी इन्वेस्टमेंट या अपनी हार्ड एंड मनी को दिया हुआ है तो बिल्कुल सेफ हैंड में है, चैन की नींद तो ये सो सकते हैं। Mr. Agarwal, thank you very much for speaking with NDTV. It's been a pleasure and we wish you all the very best for the next 10 years. Of course, the next decade and beyond. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you.